जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल प्रैक्टिस पॉइंट पे। तो आज की क्लास में हम लोग जो है देखने वाले हैं जो बीपीएससी टीचर में पूछे गए हैं मैथ के सवाल, उस मैथ के सवाल को देखेंगे। और इसमें हम पहले देखेंगे जो पीआरटी यानी 1 to 5 के लिए जो क्वेश्चन मैथ में आए हैं उसको देखेंगे। ये हमारा है सेट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने सवाल दिख रहा है, इस सवाल को देखिए। देखिए सवाल हमसे पूछा गया है, कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है 40 पाई स्क्वायर है। वृत्त का क्षेत्रफल बोले तो फार्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, और इसका वैल्यू दे रखा है 40 पाई का स्क्वायर। ठीक है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग, यानी कि जो वृत्त का त्रिज्या आर है ये वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी भुजा ए, ये दोनों के आपस में बराबर है। का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि स्क्वायर ए का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ से हम देखें तो पाई से हमारा एक पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर बराबर कितना का 40 पाई। अब हमको यहाँ पे भुजा स्क्वायर पूछा गया है, तो भुजा स्क्वायर हमसे पूछा गया है तो ए जो है हमारा आर के बराबर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आर के स्क्वायर, और आर का स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 पाई। तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हम इसको बआसानी सॉल्व कर सकते थे। तो आपको बस क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग की भुजा और ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसको समझना था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में है। यदि उनका मौसो जो है 11 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो भाई संख्याओं का योग का बात करें तो 21a प्लस हमारा 10a ये हमारा संख्या होगा। ठीक है, इसी का वैल्यू जो है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो हमारे पास मौसो दिया हुआ है 11 है, तो ध्यान रखिए ऐसे सवालों में जो मौसो है वही हमारा क्या होगा, उसका डिविजनल होगा। ठीक है, यानी कि 11 का डिविजनल ऑप्शन से देखें तो हम जो विभाजकता का नियम है उसको फॉलो करें तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो 11 का यदि हम विभाजकता का नियम देखेंगे तो देखते हैं कि ये 1 1 2 हो जाएगा और 2 4 ये नहीं होगा। 2 1 3 3 और 4 अंतर आएगा 1, ये भी नहीं होगा। और ये हमारा 3 1 4 और 4 का अंतर हो जाएगा 0, तो ये 0 हो रहा है इसका अंतर, यानी कि अल्टरनेट का योग। तो ये 11 हमारा ये क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपको क्या करना है, 11 का विभाजकता पता होना चाहिए, विभाजकता का नियम जो है आपको पता होना चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं कि अल्टरनेट को लेते हैं, ठीक है, अल्टरनेट का जोड़ते हैं और फिर अल्टरनेट में अंतर कर देते हैं, और उसके बाद यदि हमारा वो 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो वही हमारा 11 से वहाँ पे कट जाता है, विभाज्य हो जाता है। यही हमारा नियम कहता है। इस मेथड से भी बना सकते थे, जैसे कि इसमें से ए हमारा कॉमन हो जाएगा, 21 प्लस का 10 हो जाएगा। ए जो होता है हमारा मौसो होता है जो कि 11 दे रखा है, और ये हमारा टोटल 31 हो जाएगा। 31 गुना 11 करेंगे तो इजीली हमारा 441 आ जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है, सवाल यहाँ पे पूछ रहा है पी रेशियो क्यू, पी और क्यू का वैल्यू पूछा है, यानी कि अनुपात में वैल्यू निकालना है। और सवाल कह रहा है एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पे 10% का लाभ होता है। तो भाई P और Q का रेशियो निकालेंगे तो एक तरफ लिखते हैं P, एक तरफ Q। कितना P रुपये में बेचने पे 10% का लाभ, यानी कि ये 110 का हो जाएगा। Q रुपये में बेचने पे 4% की हानि हो रही है, तो 100 में से 4 को माइनस कर देंगे तो ये 96 का हो जाएगा। अब इसी का जो है हमसे रेशियो पूछा गया है, तो P रेशियो Q पूछा है, तो यानी कि 110/96 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसको हम अभी थोड़ा सरल करेंगे तो 2 से कट जाएगा और ये हो जाएगा 55/48, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारा बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि एक से अधिक यहाँ पे हमारा सही आंसर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऐसे सवालों में हम ऑप्शन को भी ध्यान में रखना होता है, ताकि हम बना तो दिए, कैलकुलेशन तो करके सही बना दिए, लेकिन यदि ऑप्शन को नहीं देखेंगे सभी ऑप्शन को तो हम यहाँ मिस कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, ऐसे में जो है आपको अलर्ट रहने की ज़्यादा ज़रूरत है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपके सामने जो है क्वेश्चन। इसको आरोही क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है, कीजिए। ये है 13/18, 29/36, 41/45, 51/60। ये हैं हमारे सामने कुछ ऑप्शन 13/18, 13/18, 41/45, 41/45 और इस तरह से ये सभी। अब यदि आप ए और सी ऑप्शन को देखेंगे तो ये देखिए 13/18 इसके भी फर्स्ट में है और इसके भी फर्स्ट में है। उसी तरह से 41/45 इसके भी फर्स्ट में है, इसके भी फर्स्ट में है। तो इन दोनों को कंपेयर हमको करना है ही नहीं, क्योंकि दोनों सेम है। डिफरेंट कहाँ हो रहा है? बीच में। तो 29/9 और 29/36 और 51/60 को हम कंपेयर करेंगे कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। देखिए यहाँ आके हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं कि इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पे हमारा ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो एलसीएम। देखो रूल बेसिक सा क्या है कि हमको जो हर होता है ना, हर, उसको एक समान करना पड़ता है, उसको समान करना पड़ता है। और इसके लिए हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो 36 और 60 का आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, उसके बाद आप बैलेंस कर सकते हैं। नहीं तो आप सीधा से 29 को आप 60 से और 51 को आप 30 से गुना करके कौन छोटा कौन बड़ा है वैसे भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। 36 और 60 का एलसीएम ले लेंगे तो हमें यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखिए 36 और 60, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से हो जाएगा, 6 जाएगा 36, छेद है इतना हो जाएगा। फिर 2 से ही कट जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। अंतर कितना का रहा है? 3 और 5 का, यानी एक में हमको 3 से गुना कर देना है, एक में 5 से गुना। तो 36 में तो 3 आ रहा है, 5 नहीं है, तो जिसमें 5 नहीं है उसमें 5 से गुना कर देंगे, यानी 29 गुना 5। और 60 वाला में जो है 51 है, तो इसमें हमको 3 से गुना कर देना है, ठीक है। अब 29 गुना 5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 45, अपान 2 10, 4 14 इतना हो रहा है। फिर 3 एकम 3, 3 × 5 = 15। तो बड़ा कौन हो रहा है? हमारा ये वाला, यानी कि ये जो हमारा है 51/60 ये हमारा बड़ा है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये वैल्यू बड़ा है। तो 51/60 बाद में आनी चाहिए, इसमें जो है पहले आ गया है इसीलिए ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है, यानी कि ये दोनों में से ये सही है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन बचता है, इसको कंपेयर कर लीजिए। हमारे पास क्या है? 51/60 बाद में आना चाहिए, यहाँ पे 51/60 पहले है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत। यानी कि हमारे पास जो सही आंसर निकल के आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से कैलकुलेशन करके निकाल लिए। बेसिक भी हमने आपको समझा दिया और ट्रिक भी बता दिया। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने है, और बड़ी संख्या है लगभग में पूछा गया है, क्या होगा? आइए देखते हैं। दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 40। यानी कि यदि ये 480 है, इसमें दो संख्याएं हैं, यदि एक को हम x लेंगे तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? 480 - x। कौन बड़ा कौन छोटा है अभी हम नहीं कुछ कह सकते। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है, चलिए किसी एक में हम क्या करते हैं, कमी, यदि हम इसको बड़ा मान लेते हैं तो इसको इसमें कमी कर देंगे और कुछ भी कर सकते हैं। बड़ी संख्या में 2% की कमी करते हैं, तो यदि हम इसमें 2% की कमी करें तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 98, ठीक है, 98। एक सेकेंड, यानी कि इसमें 2% की, एक बात ध्यान रखिएगा, सभी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो जो x है ये भी 100% रहेगा, और जो हमारा 480 माइनस का x है ये भी हमारा क्या होगा? इतना ही होगा। करेक्ट है ना? चलिए, और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि, तो एक में 2% की कमी कर रहे हैं, तो इसमें 2% की कमी करें, यानी कि माइनस का 2%, और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी एक में हम 10% वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि प्लस का 10%। यदि तो प्राप्त संख्या बराबर हो जाती है, यानी ऐसा करने से जो है ये दोनों संख्या आपस में बराबर होती है। यानी कि इसका 98x इक्वल टू इसका 110 हो जाएगा ना, 110 × 480 माइनस का x। ये अब इससे यहाँ पे जो है हमें कैलकुलेशन कर लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा 98x, और ये 11 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना? देखिए 2 0 हो जाएगा, 4 8 12, 1 4 1 5, ये 5200 हो जाएगा, ठीक है।
और 110 गुना x कर देंगे। ठीक है, एक सेकेंड 4 8 का, अच्छा 8 का 8 8 4 12, यहाँ पे इतना माइनस का इतना। देखिए एक चीज़ सिखाता हूँ कि जब हमें किसी संख्या में 11 से गुना करना होता है तो हम क्या करते हैं। 11 से गुना में क्या करेंगे, जो संख्याएं हैं उसको लिखेंगे, फिर इस इकाई अंक को हम आगे वाला से जोड़ेंगे, 8 4 12 के 2 बाकी 1, ठीक है, और फिर ये 4 को भी लेंगे और जो बाकी है उसमें जोड़ देंगे, तो कितना आ गया 528। अब यहाँ पे 2 जीरो था इसलिए 2 जीरो बैठा दिए। ये 11 से गुना करने का तरीका है, यही तरीका को हमने यहाँ पे अपनाया। थोड़ा इसको हम सही से लिखता हूँ, क्या हो जाएगा 528 और इसमें डबल जीरो। ये माइनस का जो हमारा 110x है इधर लेके आ जाएंगे तो 98 में जुट जाएगा और ये हो जाएगा 110 98, ये तो हो जाएगा 200 से ऊपर हो जाएगा ना, 98 और प्लस का 110, ये हो जाएगा 208। अरे यार क्या हो रहा है, 208 x इक्वल टू 5228। अब x का मान इधर से निकाल लीजिए, 52 800 बटे 208। अब इसको कट पिट कर लेंगे तो जो भी आंसर हमारा आने का होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कट करना पड़ेगा ना। आइए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं फटाफट। तो भाग देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनुपात में ऑप्शन भी है तो हमको यहाँ पे पूरा पूरी कटेगा नहीं। तो 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 13 से कट, सबके नीचे में 13 है लगता है लास्ट में, है ना, 13 से दोनों कट रहा है क्या, तो 13 से काटता हूँ, 13 चौके 52, नहीं 13 से नहीं कट रहा भाई, 13 से नहीं कट रहा, हम बेसिक से ही कट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 चौके 8। अब फिर ये 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा इतना, फिर से 2 से मैं इसको काट रहा हूँ, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 और ये डबल जीरो, फिर इसको ये 2 5 और ये 2, फिर से 2 से काट रहा हूँ, 2 छक्का 12, फिर 2 एकम 2 इतना, फिर ये 26 और फिर इससे हम 2 से काट रहा हूँ, नीचे आ जाएगा 13, ये हो जाएगा 3 और फिर ये हमारा हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6 और 10 रहेगा तो एक जीरो आ जाएगा ना, ये जीरो और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, फिर एक 3 तिहाई 9, यानी कि ये 330 33 बटे 13 कहीं ऑप्शन में है नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हमें सरल कर लेना है। तो सरल क्या करेंगे देखते हैं। देखिए नीचे में 13 है, इसका मतलब कोई नीचे वाला जो है 13 से कटा है तो पता चल जाएगा कि ऊपर वाला किससे कटा है। इसमें 13 से भाग दीजिए, 13 एकम 13 बचा है कितना, 13 एकम 13 बचे जो 7 और 13 छः 78, यानी कि 16 बार में जो है ये दोनों ही कटा है, यानी कि 16 के टेबल से। तो 16 से इसको काटेंगे, ये तो 13 बार में कट जाएगा। अब इसको काट के देखो कितना बार में कटेगा, 16 16 16 32 16 दूनी 32 16 48, 3 बचा कितना 4 48 16 48 सीधा सीधी, यानी कि 3300 बटे 13, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, और ये रहा आपके पास सवाल, पूछा है के का मान निकालना है, समीकरण इतना और इतना का अनूठा हल क्या होगा। ठीक है, इसका हल क्या होगा। तो साथियों इसको हम जो है आपको एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और थोड़ा सा बेसिक, दोनों ही चीज़ें हम आपको बताएंगे, थोड़ा इसमें समझिए। पहले हम बेसिक थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको शॉर्ट बताएं तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस आए। अब यहाँ कर रहा है अनूठा हल के लिए, तो अनूठा हल के लिए आपके पास बेसिक चीज़ें जानकारी होना जरूरी है। ये चीज़ें जो है आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। यदि हमारा रैखिक समीकरण a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इस रूप में रहती है तो इसके 3 कंडीशन बनते हैं। जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू होता है b1 बटे b2 तो ऐसे केस में ये प्रतिच्छेदी होता है, जो यहाँ पे पहला फिगर देख रहे हैं वो, क्योंकि इसमें एक बिंदु पर ही ये प्रतिच्छेद कर रहा है इसीलिए इसका केवल एक हल होता है, इसीलिए इसको हम अद्वितीय कहते हैं।
और इसी को जो है हम अनूठा हल भी कहते हैं, क्योंकि अद्वितीय है यानी कि अनूठा है। ठीक है, ये भी कहा जाता है। तो सवाल आपके यहाँ से बना था। वहीं दूसरा कंडीशन इसमें रहता है कि जब तीनों ही रेशियो आपस में बराबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, तो ये इसमें क्या है कि सभी दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है, तो इसी को हम जो है बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं? संपाती। और इसके बहुत सारे हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तीसरा कंडीशन हमारा बनता है कि जब हमारा दूसरा और तीसरा रेशियो बराबर नहीं होता है, तो ये समांतर होते हैं। यहाँ पे आपको तीसरा फिगर दिखा रहा है, और ऐसे में इसका कोई हल नहीं होता है। फिलहाल जो ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है 1 नंबर कंडीशन से बना है, लेकिन याद आपको ये दोनों रखेंगे। ठीक है, ये सभी जो है आपको याद रखनी है। तो आइए इस सवाल को समझिए। हम आपको जो है एक बेसिक सब चीज़ भी बताएंगे जो कि बिना याद रखे भी बन सकता था, लेकिन बेसिक भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बीपीएससी उस तरह से क्वेश्चन बना रहे हैं। तो अनूठा हल के लिए हमने देखा कि प्रतिच्छेदी होना चाहिए, यानी कि पहला रेशियो जो है दूसरे रेशियो के बराबर नहीं होने चाहिए, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या हो जाएगा, a1 और b1 हमको निकालना है। तो इसमें जो है कितना से x की जगह कितना है, 1 है, तो ये हमारा a1 होगा। y की जगह जो है वो b1 होगा, ये हमारा c1 होगा। उसी तरह से x के साथ जो है वो a2 होगा, y के साथ जो है वो b2 होगा, और ये जो माइनस से है ये c2 होगा। हमको c से मतलब है नहीं, a और b से चाहिए। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ 3 है, यानी कि 1/3। ठीक है, 1/3, और इसका वैल्यू जो है यहाँ पे निकालना है। ठीक है, 1/3 नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या हो जाएगा, -k, माइनस का k अब बटे का b2 में हो जाएगा वैल्यू प्लस का 2, तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको आप हल कर लेंगे तो k का मान निकल के आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा उधर, तो हो जाएगा ये माइनस भेज देते हैं, -2 का 3। इसको सोल्व करेंगे तो -2/3 ऑप्शन नंबर सी निकल के हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ों को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण यहाँ पे पूछा गया है, तो आपके पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो साथियों, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। θ/360 πr², ये होता है। तो ये फार्मूला जो है आपको याद रखनी चाहिए थी। ठीक है, चला वो लाइनिंग मिस्टेक हो गया। हाँ, तो इसको जो है हम यहाँ पे किस तरह से बनाएंगे वो देखिए। एक तो बेसिक है कि आप बेसिक इस फार्मूले पे बैठाएं और निकाल लें। ठीक है, थीटा पूछा है तो थीटा को छोड़ के बाकी सब निकाल लें। लेकिन हम यहाँ पे बनाएंगे ऑप्शन मेथड, क्योंकि क्षेत्र क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या तो हमको मिल गया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी जो है हमको यहाँ पे दिया हुआ है, त्रिज्याखंड का बस कोण निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है ऑप्शन में किसको बैठाएंगे, जो यहाँ पे एंगल दिया हुआ उसी सब का यूज करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे 360 है, तो हम यहाँ पे पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं कितना हो जाएगा। 30 पहला ऑप्शन उठा रहा हूँ, 60/360 गुना πr², आर का मान है 14 गुना का 14। अच्छा, क्या हमको आना चाहिए, तो क्षेत्रफल हमारा 102 के आसपास आना चाहिए, यही ट्राई करेंगे। 6×6 का 36, 7 दूनी का 14, 2 यही 6, नीचे बचा है 2 और ऊपर बचा है 14 गुना का 22। 14 गुना 22 कर देंगे, कितना जाएगा, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 30/3। देखिए इसको भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब पॉइंट जो है हमारे पास ये हमारे पास आ रहा है, जो कि इससे मेल खा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, यहाँ पे जो है हम आपको एक चीज़ और सिखा दें, चलिए बाद में सिखाएंगे, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएंगी। तो ऑप्शन मेथड से जाएंगे तो बेस्ट रहेगा। आइए, यहाँ पे सवाल पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना का 16% वार्षिक चक्रवृद्धि दर की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही है। आपका दिमाग फिर सकता है, लेकिन हमारा सॉल्यूशन बहुत इजी रहेगा, उसको देखिए।
तो साथियों व्यवहारिक हो के ज़रा आप सोचिए कि ये हमको जो है कह रहा है 9 महीना टोटल ब्याज भरना है और बोल रहा है 3 महीना में एक बार। ब्याज तिमाही का मतलब क्या हो गया, 3 महीना में एक बार हमको देना है। इसका मतलब है टोटल हमको कितना टाइम देना है, 3 टाइम। और साथियों हमारा जो ब्याज होता है वार्षिक ब्याज यहाँ पे दे रखा है, लेकिन यहाँ तो हमको 3 महीना का ब्याज निकालना पड़ेगा 3 माही ब्याज के दर से। तो हमारा महीना होता है 12 का, यहाँ पे बात हो रहा है तिमाही, 3 से भाग देंगे तो आएगा 4। तो इस रेशियो को जो वार्षिक ब्याज है इसको हमको 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4%। 4% को हम क्या लिखेंगे, 1/25। आइए अब यहाँ पे समझिएगा, हम अमाउंट निकाल रहे हैं। ये हमारा जो दिया हुआ है ये प्रिंसिपल वैल्यू है 15,625। अब यहाँ पे 4% है, 4% रेट हमारा कितना है, 1/25। 4% बोले तो इसमें 25 जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू है और ऊपर में जो 1 है ये हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। और तब यहाँ पे हमारा ब्याज यानी कि एक क्या है, ब्याज है, और मूलधन कितना हो जाएगा, 25 एक 26, तो ये हो जाएगा 26/25 लिखेंगे। 3 टाइम यहाँ पे समय पूछा गया है तो इसीलिए इसको हम 3 टाइम गुना करेंगे। सिंपल है ना। अब यहाँ पे नीचे बन रहा है मेरा 25 का क्यूब, और यदि आप इसको देखेंगे 15,625 कितना होता है, 25 का क्यूब, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और ऊपर में यहाँ पे हमारा 26 का क्यूब है, तो 26 का क्यूब कितना होता है, बस ये आपको लिख देना है 17,576, ठीक है। ये हमारा अमाउंट आ गया। अब हमको जो है अमाउंट यहाँ पे मिल गया, लेकिन हमको चाहिए इंटरेस्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट में यदि हम अपना मूलधन माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा ब्याज। तो आइए इस हम ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा अमाउंट है उसमें मूलधन माइनस कर देंगे। तो देखिए इसमें हमको क्या करना है, यहीं पे हम माइनस कर देते हैं कितना को, 15,625। इसको माइनस कर दिया और कितना आ गया, 1951, ठीक है। तो ये चीज़ें भी एक बेसिक बात है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए आ गया, ठीक है। ये कुछ फार्मूला है परसेंटेज वैल्यू, इसको आप याद रखिए। और यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट सवाल है। सवाल क्या पूछा गया है, के का मान बताइए क्या होगा, और द्विघात समीकरण दे दिया है और कह रहा है मूलों का गुणनफल कितना है, 3 है। भाई देखिए मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। ये जो होता है फार्मूला क्या होता है, C/A, ये होता है हमारा फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 3, और C का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। A आपको किसका चाहिए, C और A चाहिए। तो यहाँ जो हमारा x² के साथ 3k है ये A का वैल्यू होगा, और ये x के साथ जो है ये B का वैल्यू होगा, और जो कांस्टेंट वैल्यू है k+8 यही हमारा C होगा। तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, k+8, और A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3k, और ये हमारा 3 है। अब इसको मल्टीपल कर लीजिए, 3 तिहाई 9k हो जाएगा, और उधर हो जाएगा k+8। अब यहाँ से k का वैल्यू निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, तो k का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, 1। कैसे 1 हो रहा है, ये तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। ये k हमारा इधर आएगा तो हो जाएगा 8k और बराबर 8, तो यहाँ से 1 आया ना, ठीक है, काट के 1, ठीक है। तो ये इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो बनेगा। तो इस तरह से हम इसको बना सकते थे। अब यहाँ से जो है चीज़ें आपको रिवाइज करा देता हूँ जो याद रखना जरूरी है। द्विघात समीकरण में हमारा जो मैक्सिमम घात होता है वो होता है 2, और हमारा द्विघात का मानक रूप ax² + bx + c के रूप में होता है। अल्फा बीटा यदि हम शून्यक मान लें तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि बहुपद का जो शून्यक का योग होता है अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/a, और गुणनफल हो जाएगा इनका शून्यक का गुणनफल c/a। यदि त्रिघात बहुपद की बात करें तो इसमें मैक्सिमम घात होता है 3, और ये इसका मानक रूप है। तो इनका योग हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a। फिर उसी तरह से 2 बहुपद को एक साथ लेकर उनका योग क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c/a,
और यहाँ पे तीनों बहुपद के गुणनफल क्या हो जाएगा, माइनस डी/ए। करेक्ट है। तो ये चीज़ें फार्मूला आपको याद रखना था। इस सवाल में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, अगले सवाल में कहीं से भी पूछ सकता है। आपको ये चीज़ें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी लगाया ताकि आपको चीज़ें पढ़ा हुआ चीज़ें सामने आ जाए। अच्छा, ये भाजकता का है। ठीक है, ये भाजकता का है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में होता है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो इस तरह की चीज़ें आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे इसका एडवांस में हम लोग ये ध्यान रखेंगे, पी एक्स बराबर जी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यानी कि पी एक्स जो होता है हमारा भाज्य होता है, जी एक्स जो होता है भाजक होता है, और क्यू एक्स जो होता है भागफल, आर एक्स होता है शेषफल। और ये कंडीशन भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप बड़े हो गए हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें बारीकी से पता होना चाहिए। तो साथियों, आज की क्लास में हमने ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे और उसका बेहतरीन हमने यहाँ पे सॉल्यूशन देखा, साथ में उसका रेफरेंस भी देखा, रिवीजन भी देखा। तो आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक करें, कमेंट करके अपनी बात हमें बता सकते हैं। आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।